हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे लेसन 3 जिसका नाम है कौटिल्य की राजनीतिक व्यवस्था में वित्तीय प्रशासन। अब इसमें हम चैप्टर में वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उस समय के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है। तो अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से सारी पीडीएफ ले सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो अब देखिए वित्तीय प्रशासन यानी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उस समय का। तो अब देखिए कौटिल्य बताते हैं अपने अर्थशास्त्र में कि जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्तीय प्रशासन को चलाने के लिए 3 लोग मेन होते हैं। पहला होता है सम्मार्ता, दूसरा होता है संधिदाता और तीसरा होता है कर्मंतिक। तो ये 3 ना मुख्य पदाधिकारी होते हैं जो पूरे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो इन तीनों का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होता है और यही फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए कौटिल्य ने इन तीनों की जो पोस्ट है यानी जो पदाधिकारी, इन तीनों की गणना अष्टदश तीर्थ खानी से की है। तो इसका मतलब होता है 18 तीर्थ स्थान जो हिंदू धर्म में जो मेन जो तीर्थ स्थान है ना, जैसे कि काशी हो गया, प्रयागराज हो गया, मथुरा हो गया, हरिद्वार हो गया, अयोध्या हो गया, द्वारका हो गया, है ना। तो ऐसे करके 18 तीर्थ स्थान होते हैं। तो इन्हीं से ना कंपेयर किया है कि मतलब जो कौटिल्य है वो ये कहते हैं कि इनकी जो पोस्ट है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा सम्मानित है कि वो तीर्थ स्थल के बराबर की है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 मुख्य पद अधिकारी हैं ये प्रशासनिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही साथ ये धार्मिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा डिपार्टमेंट संभालते हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम्हारता को। सम्हारता मतलब होता है कलेक्टर, यानी जो टैक्स को कलेक्ट करता है या जितना भी रेवेन्यू जनरेट किया गया है राज्य के द्वारा उसको कलेक्ट करने का काम सम्हारता का होता है। तो कौटिल्य कहते हैं कि जो सम्हारता होता है ये आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का एक चीफ ऑफिसर होता है, यानी सबसे मेन पदाधिकारी यही होता है। इसी का काम होता है कि राज्य को क्या क्या इनकम उसकी आई है ना, वही सब ये देखता है। और कहाँ पे राज्य को खर्च करना चाहिए वो सब भी यही देखता है ना। तो इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो सारा काम है वो संभालता देखता है। साथ ही साथ जो राज्य का जितना भी रेवेन्यू हुआ है वो सब कलेक्ट करने का काम इसी का ही है, लोगों से टैक्स लेने का काम इसी का ही है। अब देखिए इनका मुख्य काम ये होता है कि जितना भी राज्य है ना उसको 4 हिस्सों में बांटना, ताकि काम करने का मतलब उसको आसान किया जा सके। पूरा राज्य उसको 4 हिस्सों में बांटा, फिर लोगों की गणना करी कि इस हिस्से में कितने लोग रहते हैं, फिर वहां पे कितनी उपजाऊ जमीन है जहाँ पे खेती की जा सकती है, वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे नदी है। तो वो सब चीजें देखना और फिर नक्शे बनाना यानी मैप तैयार करना। फिर उसी के हिसाब से लोगों को जमीन बांटी जाती है, फिर वहाँ पे खेती की जाती है। फिर जितनी ज्यादा खेती होगी उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा। अब देखिए समारता के कर्तव्य कि इसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। सबसे पहला काम होता है राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू कलेक्शन, यानी राज्य ने जितना भी पैसा कमाया, चाहे वो एक्सपोर्ट से कमाया हो, इंपोर्ट से कमाया हो, है ना, गेहूं से कमाया हो, सोना चांदी की खदानों से कमाया हो, कैसे भी कमाया हो, जितना भी रेवेन्यू है सारा कलेक्ट करने का काम समारता का होता है। फिर ये कलेक्ट करके राजा की जो कोष है, कोष भंडार, उसमें जमा करवा देता है। अगला काम होता है कर संग्रह यानी टैक्स को कलेक्ट करना। अब देखिए जो टैक्स है ना वो बहुत सारी चीजों पे लगाया जाता है, जैसे कि कोई राज्य मार्ग है, कोई सड़क है, उस पर टैक्स लगाया जाता था। कोई किला बनवाया गया वहां से टैक्स लिया जाता था। राज्य से टैक्स लिया जाता था, इनकम टैक्स लिया जाता था। कोई खदानें वगैरह हो गई वहां पे टैक्स लिया जाता था। कोई ब्रिज बनवाया गया, सेतु बनवाया गया, उस पर टैक्स लगाया जाता था। जंगलों पे टैक्स था, कोई अगर सामान लेता है जंगल से तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। वृक्षों पे टैक्स था, है ना, पेड़ पौधों पे टैक्स था, जानवरों पे टैक्स था। तो हर चीज पे उस समय पे टैक्स लगाया जाता था। तो इनका काम था कि अलग अलग जगहों से टैक्स को कलेक्ट करना। अगला काम था इनका सामान्य प्रशासन, यानी इनका ये भी काम था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी सुधारने के लिए ये लोगों को अपॉइंट कर सकते थे, है ना। इनको इनको जैसे इनको आसानी लगे उतने लोगों को ये हायर कर सकते थे और नौकरी पर रख सकते थे, फिर उनको काम सिखाकर अपने उसमें भर्ती कर लेते थे डिपार्टमेंट में। तो इनका ये भी काम था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। अगला था गुप्तचर प्रणाली। तो ये जो संभारता थे ना इनके पास ना बहुत सारे गुप्तचर होते थे और ये गांव वगैरह में राज्य में फैला देते थे इनको। फिर जो गुप्तचर थे ये समारता को जानकारी देते थे, फिर समारता राजा को देता था, है ना। इन गुप्तचरों का काम था कि लोगों के बीच में क्या बातें फैल रही है, कौन सी अफवाह फैल रही है ना, लोग राजा के बारे में क्या सोच रहे हैं, जितनी भी जानकारी होती है गुप्तचर समारता को लाकर देते थे। अगला काम होता था जनपद प्रशासन, यानी जो समारता थे उनका ना एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने में भी थोड़ा हाथ था, है ना। इनका काम था जनपद के प्रशासन को भी हैंडल करना। तो ये थोड़ी बहुत चीजें करते थे, जैसे कि ये गो
और जो स्थानक थे उनको अपॉइंट करते थे। इनका काम था प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखना, उनको सुचारू रूप से चलाना। साथ ही गुप्तचर को अपॉइंट करते थे और राज्य में गुप्तचर की पोस्टिंग लगा देते कि तुम्हें इस एरिया में गुप्तचरी करनी है, उस एरिया में करनी है ना। वहाँ की खबरें लाकर ये गुप्तचर समारता को देते थे। साथ ही ये जो गुप्तचर होते थे ऑफिशियल्स की भी जासूसी करते थे, यानी कोई अधिकारी कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा है ना, किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो ये जो ऑफिशियल्स की जानकारी थी वो भी समारता को लाके देते थे। अब देखिए जो समारता थी ना, इसका पोस्ट काफी बड़ा था, जैसे कि हमारे यहाँ पे वित्त मंत्री, अब उसके अंदर भी कई सारे ऑफिशियल्स आते हैं ना। तो अब वैसे हम जानेंगे कि जो समारता है उसके अंदर कौन कौन से विभाग आते थे। तो उस समय पे बहुत सारे विभाग उसके अंडर में आते थे, जैसे कि देवता अध्यक्ष। तो इस बंदे का काम होता था कि मंदिरों में से जितना भी मतलब चढ़ावा चढ़ रहा है उससे कर को वसूल करना और राजकोष में जमा करना। अगला होता था अष्टपटलाध्यक्ष। तो इसका काम था आय और व्यय का निरीक्षण करना, यानी कितनी इनकम हुई है और कितने एक्सपेंडिचर्स यानी राज्य के कितने खर्चे हुए हैं, तो उसकी जानकारी ये रखता था। अगला होता था पड्याध्यक्ष। तो इसकी जिम्मेदारी थी कि वस्तुओं की कभी भी कमी ना होने पाए जनता को, है ना। अगर जिस चीज की कमी थी इसका काम था ये इंफॉर्मेशन देता था, फिर उस चीज की पूर्ति करवाई जाती थी। और इसका ये भी काम था कि देखना कि मार्केट में जो भी सामान बेचा है खरीदा जा रहा है तो वो उच्च कीमत पे बेचा जा रहा है या नहीं जा रहा, और खरीदी बिक्री पे इसका पूर्ण नियंत्रण होता था। अगला होता था कुप्याध्यक्ष। तो इसका काम था जंगल से रिलेटेड, यानी जंगल की जितनी भी वस्तुएं, चाहे वो जानवर का शिकार हो गया, पेड़ पौधे हो गए, औषधियां हो गई, दवाइयां वगैरह हो गई, तो ये सारा इसका प्रबंध करवाने का काम होता था। अगला है पोतवाध्यक्ष। तो ये माप तोल की जांच करता था कि कोई सही से या गलत तरीके से तोला ताली तो नहीं कर रहा, तो ये माप का सारी मेजरमेंट्स का ध्यान रखता था। अगला है मानाध्यक्ष। इसका काम था नियमों की जांच करना कि जितने भी नियम और कानून बनाए गए हैं लोग उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगला है शुल्काध्यक्ष। इसका काम होता था शुल्क को संग्रह करना, यानी लोगों से इनकम टैक्स को कलेक्ट करना। और जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया था, किसानों से छठा भाग लिया जाता था और व्यापारियों से 10वां भाग, ठीक है। अगला होता था सूत्राध्यक्ष। इसका काम कपड़ों से रिलेटेड होता था, सूत हो गया, कवच, वस्त्र, है ना, रस्सी होगी, तो ये जितने भी कपड़े वगैरह काम होता था, रस्सी वगैरह काम, तो ये सब ये संभालता था। अगला होता है सीताध्यक्ष। तो एक टाइप से ये एग्रीकल्चरल मिनिस्टर की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि इसका काम होता था कृषि से रिलेटेड कि कौन कैसे खेती कर रहा है ना, कौन से बीज लोगों को देने हैं, वो सब चीजें, कैसे फर्टिलाइजर देना है, कैसे इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाना है ना। और मतलब कितना टैक्स, मतलब कितना खेती हुई है उससे कितना टैक्स लेना चाहिए, किसानों से कितना नहीं लेना चाहिए, वो सब ये डिसाइड करता था। अगला होता है सूराध्यक्ष। तो सूरा होता है मद, यानी शराब वगैरह, मदीना वगैरह जो होता है ना, वो सब वाइन वगैरह, तो ये सब इसका काम होता था, उस पे देखना, उस पर टैक्स वसूल करना। अगला होता है सूनाध्यक्ष। तो इसका ना मीट से रिलेटेड काम होता था, ये देखता था कि मांस बिक्री हो रही है नहीं हो रही, उस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए, कितना वसूल करना चाहिए, वो सब जितना भी मांस और मीट से रिलेटेड काम था वो इसका होता था। अगला होता है गो अध्यक्ष। तो इस अध्यक्ष का काम होता था गाय वगैरह की सेवा करना, गाय हो गई, भैंस हो गई, बैल, भेड़, ऊंट हो गए, है ना, जो भी दूध देने वाले जानवर होते हैं, ये उनके दूध से बिक्री वगैरह करते थे, उनको पूरे राज्य में फैलाते थे, उनसे जो इनकम होती थी उनसे टैक्स वसूला करते थे, है ना। तो इनका काम था गाय का पशुपालन करना, उनके अच्छे से रहन सहन का पूरा बंदोबस्त करना। अगला होता है विविधाध्यक्ष। तो इसका काम होता है चारागाह का प्रबंध करना, क्योंकि गाय भैंस होंगी चारा ही तो खाएंगी, तो चारे के बंदोबस्त ये करता था। साथ ही साथ चोर हो गए, शत्रु हो गए, दुश्मन हो गए, उनकी सूचना का पता लगाना, इंफॉर्मेशन देना, और साथ ही साथ थोड़े बहुत टैक्स को भी कलेक्ट करना। तो इतने सारे अध्यक्ष होते हैं जो समाहर्ता के अंदर आते हैं। तो जरूरी नहीं आपको सारे याद हो जाए, आप 4-5 याद कर लेंगे वो भी काफी होंगे। अब अगला होता है सनईधाता। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं कि जो पूरा वित्तीय प्रशासन है उसमें जो सबसे मुख्य अधिकारी होता है वो सनईधाता होता है। तो इनका उल्लेख अष्टदश तीर्थ में भी मिलता है, जहाँ पे तीर्थ स्थान के बारे में बताया गया है। तो जो सनईधाता होते थे वो संपूर्ण वित्त विभाग के सबसे प्रमुख अधिकारी होते थे। तो जितने भी लोग होते थे इन्हीं के अंडर काम करते थे। अब देखिए इनके क्या क्या कर्तव्य थे। सबसे पहला होता था धन संग्रह। अब देखिए जो बाकी ऑफिसर्स हुआ करते थे, इनके जो अंडर में होते थे वो टैक्स वसूला करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, और सारे इकट्ठा करके सनईधाता को दे देते थे। फिर सनईधाता क्या करता था, इन सबको कलेक्ट करता था और जो राज्य कोष होता था वहां पे जमा करवा देता था। और जितना भी मतलब जमा किया गया है, कितना भी निकाला गया, तो उसका जो पूरा ब्यौरा होता था ये अपने पास रखते थे लिखित रूप में। अगला काम था आगार निर्माण। आगार मतलब होता था स्टोरिंग बिल्डिंग, जहाँ पे कोई भी सामान स्टोर किया जाता था। जैसे कि जो खेती होती थी, फिर राजा क्या करता था, अनाज सब किसानों से ले लेता था, उनका छठा हिस्सा। तो फिर वो सारा जो अनाज होता था वो इन्हीं स्टोर रूम में कलेक्ट किया जाता था। और जहां तक जो टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था वो सारा धन कहाँ पे, जो राज्य कोष
में इकट्ठा किया जाता था। राजकोष के लिए भी अलग से एक बिल्डिंग बनाई जाती थी जहाँ पे सारा पैसा इकट्ठा किया जाता था। तो इनका ये काम होता था कि ये स्टोरिंग बिल्डिंग बनवाते थे जहाँ पे जो सामान था, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो गए, पैसे वगैरह हो गए, वहाँ पे इन सब चीजों को स्टोर करके रखा जाता था। तो ये इनका काम था ये बनवाना। तो ये काफी मजबूत बनाते थे और काफी ये सुरक्षित होते थे। यहाँ पे अच्छी खासी पहरेदारी होती थी। अगला काम है कोषागृह निर्माण, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सारा धन या कोष जमा करके रखा जाता था। तो ये काफी बड़ी बिल्डिंग होती थी और काफी मजबूत होती थी, क्योंकि देखिए राज्य में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, एक तो पैसा और एक खाना। अगर किसी भी दुश्मन देश को हमला करना है, सबसे पहले कहाँ हमला करेगा? खाने के मतलब भंडार पर, और जहाँ पे पैसे वगैरह रखे हुए हैं वहां पे हमला करेगा। तो इसलिए इनको काफी ज्यादा मजबूत बनाया जाता था और काफी ज्यादा इसमें पहरेदारी होती थी, काफी सिक्योर ये हुआ करते थे। और अगला काम इनका था विश्वासी सहयोगी, यानी ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जिसपे भरोसा किया जा सकता है आंख बंद करके, है ना। तो ये ऐसे लोगों को अपॉइंट करते थे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट काम करते थे, जैसे कि धन को सुरक्षित रखना, है ना, खाने की व्यवस्था करना, भंडारों को इकट्ठा करना, है ना, भवनों का निर्माण करना, उसमें गुप्त रास्ते भी होते थे। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता तो काफी भरोसेमंद हो कि ये जो गुप्त राज होते थे किसी और को ना बताए, है ना। तो ये अगर गुप्त मार्ग है, अगर वो किसी को बता देगा तो राजा संकट में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करते थे जिन पे भरोसा किया जा सकता है। अब देखिए सननी धाता के अंदर कौन कौन से विभाग आते थे। सबसे पहला है कोषाध्यक्ष, यानी जो कोष गृह है जहाँ पे पूरे राज्य का पैसा इकट्ठा करके रखा जाता था, तो उसका ये प्रधान अधिकारी होता था, यानी इसी की जिम्मेदारी होती थी वहां पे जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी पैसा निकाला जा रहा है, सब इसकी जिम्मेदारी थी, पूरा रिकॉर्ड रखना। एक तरीके से ऐसे समझ लिए उस समय का आरबीआई गवर्नर था। अगला था कोषागाराध्यक्ष। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसी बिल्डिंगें बनाई जाती थी जहाँ पे खाने पीने की चीजें स्टोर करी जाती थी, जैसे कि अनाज हो गया, घी हो गया, तेल हो गया। तो जहाँ पे स्टोर किया जाता था तो उनका निर्माण करने का भी इसी का काम होता था। तो इसी के अंदर ही डिपार्टमेंट आता था जो इन चीजों का प्रबंध करता था और इनके लिए बिल्डिंग वगैरह बनाता था। और अगला होता था स्वर्णाध्यक्ष। तो इसका काम सोने चांदी से रिलेटेड होता था। सोने चांदी को इकट्ठा करना, उनकी सुरक्षा करना, कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, तो ये इसका काम होता था। तो ये तीनों ही डिपार्टमेंट सननी धाता के अंदर आते थे। अगला होता है कर्मांतिक। तो वित्तीय प्रशासन में ये भी एक मुख्य अधिकारी होता था। इसका प्रमुख काम ना माइनिंग से रिलेटेड यानी खदानों से रिलेटेड होता था, है ना। खदानों से जितना भी सोना चांदी निकलना है उसको इकट्ठा करना, है ना, जो भी खनिज वगैरह निकलना है उसको इकट्ठा करना, उसका पूरा प्रबंध करना। कोयला हो गया, तेल हो गया, है ना, सोना हो गया या चांदी हो गई, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीजें इकट्ठा करता था। और जंगलों से ना कच्चा माल ये कारखानों में भेजता था। अब देखिए कारखानों में मेनली लोहे का काम होता था। लोहे से तलवार वगैरह, हथियार वगैरह बनाए जाते थे, है ना, और कई सारी चीजें बनवाई जाती थी। अब लोहे को गर्म करना है, गर्म करने के लिए क्या चाहिए? आग चाहिए। आग कहाँ से लगेगी? लकड़ियों से। तो जितनी भी लकड़ियां वगैरह होती थी तो ये सारी यही एक्सपोर्ट करता था, ये सारी कारखानों में बेचता था। और कारखानों में फिर ये सब चीजें जलाकर फिर लोहा पिघलाया जाता था, उससे हथियार वगैरह बनाए जाते थे। अब देखिए इसके अंदर भी कई सारे विभाग आते थे, जैसे कि पहला है अकराध्यक्ष। तो शुल्क शास्त्र, धातु शास्त्र, रसायन और पाक विधि में ये ज्ञाता होता था। शुल्क शास्त्र मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है। धातु से यानी जो लोहा हो गया, तांबा हो गया, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी। रसायन मतलब केमिस्ट्री हो गई, है, जितने भी रसायन हो गए, केमिकल हो गए, उससे रिलेटेड। और पाक विधि मतलब कोई रिलीजियस जो विधियां वगैरह होती हैं उनके बारे में इसको हर चीज पता होती थी। तो इसका मेन काम ये होता था कि ये ऐसे खदानें ढूंढता था जहाँ पे मतलब खनन किया जा सकता है, वहां से मिनरल्स निकाले जा सकते हैं, क्योंकि इसको रसायन का पूरा ज्ञान होता था, धातु शास्त्र का भी ज्ञान होता था। इसे पता होता था कौन सी चीज कहाँ पर मिलने वाली है। तो वहां पे जाता था, एक्सपेरिमेंट वगैरह करता था, वहां पे पता लगाता था कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिल सकता है। फिर वहां पे जाके ये कमरांतिक को बताता था, फिर वहां पे जाके खुदाई वगैरह करते थे, वहां से मिनरल्स निकालते थे। अगला होता था लोहाध्यक्ष। तो इसका काम होता था लोहा, तांबा यानी कॉपर, सीसा यानी लेड और ब्रोंज यानी कांसा। तो ये जितनी भी चीजें इन सब की देख रेख यही लोहाध्यक्ष करता था। साथ ही ये तीन वृत्त यानी थ्री सर्कल का भी देख रेख करता था। तो ये थ्री सर्कल का मतलब है, सबसे पहला सर्कल होता है प्रोडक्शन सर्कल यानी उत्पादन वृत्त, यानी उसमें देखा जाता था क्या क्या चीजों का उत्पादन हो रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। कितना लोहा मतलब खुदाई में निकला है, कितना कॉपर निकला है, कितना तांबा निकला है, वो सब ये देखता था। फिर दूसरे सर्कल में देखता था ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कितना लोहा बेचा जा रहा है, कितना लोहा अपने राज्य में यूज किया जा रहा है, उसका पूरी देख रेख। और तीसरे वृत्त में ये देखता था सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में, कहीं पे लोहा चोरी तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कॉपर या तांबा जो ब्रोंज है
उसकी चोरी वगैरह तो नहीं हो रही। तो जो सिक्योरिटी थी उसका काम, इसका काम होता था सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। अगला होता है लक्षणाध्यक्ष। तो इसका काम होता था सिक्कों का निर्माण करना, है ना। आपको पता होगा पुराने जमाने में सिक्के क्या होते थे, पहले लोहे के ना छोटे छोटे सर्कल काट लिए, उनको एक ढांचे में रखा और उसके ऊपर जोर से हथौड़ा मारा जाता था। उससे क्या होता था, प्रिंट हो जाता था सिक्कों पर, है ना। फिर उन सिक्कों को बेचा जाता था, मतलब सामान में खरीदने में यूज किया जाता था। तो ये इसका पूरा जो बनाने का जो पूरा प्रोसेस है, उसमें नजर रखना, बनाने का पूरा देखना, ये सब इसका काम होता था। अगला होता है रूप दर्शक। तो अब देखिए, एक अधिकारी सिक्का बनाता है और दूसरा अधिकारी ये देखता है कि जो सिक्का है वो अच्छे से बना है कि नहीं, यानी वो चलने लायक है या नहीं, है ना। तो उसकी क्वालिटी चेक करना इसका काम होता है। और इसका काम होता है कि ये इन सिक्कों को चेक करना और सिर्फ ऐसे सिक्कों का चयन करना जो राजकोष में जमा किए जा सकते हैं, है ना। कोई उल्टा सीधा है, क्योंकि उसमें ठोक ठाक के सिक्कों को बनाया जाता है, तो काफी सिक्के पतले बन जाते हैं, कोई मोटा बन जाता है ना, कोई मतलब फैल जाता है, कोई मुड़ जाता है। तो ये अच्छे सिक्कों को ही राजकोष में इकट्ठा करता है। और अगला होता है लवण अध्यक्ष। तो इसका काम ना नमक से रिलेटेड होता है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, राज्य में हर कोई खाता है, यहाँ तक कि राजा भी नमक खाता है। तो नमक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसलिए इसको अलग से एक अधिकारी बनाया गया है जो नमक की देखरेख करता है ना। उस पे कैसे खरीदा जा रहा है, नमक को कैसे बेचा जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है ना। तो वो सबका पूरा कंट्रोल ये लवण अध्यक्ष करता था। तो ये सारे जो अधिकारी थे ये कर्मांतिक के अंडर आते थे। अब हम देखेंगे कृषि प्रशासन। अगर उस समय पे कृषि कैसे होती थी, वहां पे कौन कौन से अध्यक्ष होते थे। तो देखिए, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं जो कृषि क्षेत्र है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसका पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए सीता अध्यक्ष को चुना जाता है। तो ये जो सीता अध्यक्ष होता है, इसी का जिम्मेदारी होती है पूरा कृषि को देखना, है ना। किसको मतलब कितनी जमीन दी जानी चाहिए, किसी को मतलब कौन कौन से बीज उगाने चाहिए, कौन से नहीं उगाने चाहिए, है ना। खेती कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे इरिगेशन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो कृषि से रिलेटेड जितने भी काम होता है वो सब सीता अध्यक्ष देखता है। अब देखिए, कृषि योग्य भूमि का चयन करना वो भी सीता अध्यक्ष करता है। कौन कौन सी फसलें हमें उगानी चाहिए, कौन सी नहीं उगानी चाहिए, वो सीता अध्यक्ष तय करेगा, है ना। कृषि से रिलेटेड जितने भी यंत्र होते हैं, चाहे वो हल हो गया, है ना, वो सब चीजें, तो ये सब कृषि अध्यक्ष देखता है। और फसलों का विक्रय, यानी जो फसल है उसके जो दाम है ये भी तय करते हैं कि कौन सी फसल कितने रुपए में बेची जाएगी। और जो कृषि कर्मकार होते हैं, यानी जो कृषि में जो खेती वगैरह करते हैं, उनका पूरा प्रबंध करने का काम भी इसी का होता है। तो जो सीता अध्यक्ष है वो काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्य के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती है कि कैसे खेती को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो देखिए, जो कृषि विभाग होता है उसका जो मेन अधिकारी होता है सीता अध्यक्ष, ये समारता के अंदर काम करता है। तो कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहते हैं कि जो कृषि विभाग है उसका जो मुख्य अधिकारी है वो सीता अध्यक्ष होगा। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जो सीता अध्यक्ष होता है वो जरूर होना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको पूरा नॉलेज हो, है ना, कृषि के बारे में पता हो। उसको कृषि शास्त्र के बारे में, शुल्क शास्त्र के बारे में, जमीन के बारे में, कैसे उपजाऊ जमीन होती है उसके बारे में, है ना, कैसे जमीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसके क्या क्या मापदंड होते हैं, है ना। वृक्ष का पूरा ज्ञान होना चाहिए, जो जड़ी बूटियां होती है, औषधि होती है, उनका पूरा ज्ञान होना चाहिए सीताध्यक्ष को। तो जो ऐसा व्यक्ति जिसको ये सब कुछ ज्ञान है, तो उसको सीताध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब देखिए, सीताध्यक्ष के कर्तव्य। तो देखिए, इसका जो प्रमुख कार्य वो होता है बीजों को संग्रह करना, एक अच्छे बीजों को, यानी जिनसे अच्छे से खेती की जा सकती है। तो ये डिसाइड करता है कौन से अच्छे बीज है और कौन से खराब बीज है। खराब बीजों को फेंक दिया जाता है और अच्छे बीजों को रख लिया जाता है। फिर उन अच्छे बीजों को किसानों में बांटा जाता है ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। तो ये सीताध्यक्ष का प्रमुख कार्य होता है। तो सीताध्यक्ष क्या करता है, अनाज से रिलेटेड फूल, फल, साग, मूल, जूट, कपास, तो इसके लिए ना ये बीजों को इकट्ठा करता है और फिर ये किसानों में बांटता है। अब देखिए, बताया गया है कि उस समय पे बीजों को कैसे रोपा जाता था। तो कौटिल्य के अनुसार जो बीज बोते हैं ना, वो लोगों की जो संख्या वो निर्धारित होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आपको याद होगा, आपने प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पढ़ा होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि मतलब एक जगह पे जितने लोग काम कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। मतलब अगर एक जो भी जमीन है उसमें अगर बीज बोने हैं, तो दो लोग मिलकर आसानी से वो पूरा मतलब जो लैंड है उस पे बो सकते हैं बीज, लेकिन वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के जो 8 लोग हैं वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगार है ना। उनका मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती काम कर रहे हैं। यहाँ पे कौटिल्य भी यही कहती है कि जो संख्या है ना वो निर्धारित होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब एक छोटी सी जमीन पर 10-20 लोग मतलब मिलकर बीज बोए जा रहे हैं ना, उनको कुछ और काम करना चाहिए। तो ऐसे में जो जनसंख्या है वो निर्धारित होनी चाहिए कि कौन से लोग बीज बोएंगे, कौन से नहीं बोएंगे, उनको दूसरा काम दिया जाएगा। साथ ही कौटिल्य कहते हैं कि किस भूमि पे मतलब कौन सी भूमि उपजाऊ है, किस भूमि पे खेती करनी चाहिए, है ना। और जो इरिगेशन सिस्टम है पूरा, मतलब कहाँ पे नहर बनाई जाएंगी, कहाँ पे पानी को मोड़ा जाएगा, तो वो सब निर्धारण करने का जो कर्तव्य है वो किसका होता है, सीताध्यक्ष का होता है। सीताध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वही तय करता है कहाँ पे नदी मोड़ी जाएगी,
कहाँ पे खेती की जाएगी, है ना, कितना एरिया किस किसान को देना चाहिए, वो सब यही तय करता है। अब देखिए कब बीज बोने हैं कब बीज नहीं बोने हैं, वो वर्षा पे डिपेंड करता है। तो सीता अध्यक्ष का ये काम होता है लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना इस बारे में कि आपको कब बीज बोने हैं कब नहीं बोने हैं, कब आपको फसल काटनी है कब नहीं काटनी है, तो वो सब सीता अध्यक्ष लोगों को बताता था। अब बीज ना ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ हो सके उनके लिए कई सारे ना प्रयोग वगैरह या एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते थे उस समय पर, ताकि जो बीज है वो अच्छे से खेती दे सके। साथ ही साथ जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसल ना खा जाए उसके लिए उपयुक्त वो उपाय करते थे, जैसे कि स्प्रे को लगा देते थे ना, जानवरों को खेतों में छोड़ देते थे, है ना, और जो अर्थवॉर्म होते हैं उनको जमीन में छोड़ देते थे ताकि जो फसल है वो अच्छे से ग्रो हो सके। और जो गौपालक होते थे जो गाय भैंसों को चराते थे, है ना, भेड़ बकरियों को चराते थे, और जो कर्मचारी होते थे उनको वेतन देना, है ना, भोजन पानी वस्त्र की व्यवस्था करना, वो सब वो सीताध्यक्ष दिखता था, इनको वेतन वगैरह भी देता था। और जो फल फूल वृक्षों से गिरते थे ना उनको देवालयों में यानी मंदिरों वगैरह में अर्पित कर दिया जाता था। और अनाज और फसलों की सुरक्षा की जा सके इसलिए अनागार बनवाए जाते थे। अन्नागार मतलब वो नहीं होते स्टोर, जो बिल्डिंग होती है यहाँ पे अनाजों को स्टोर करके रखा जाता था, है ना, तो ऐसे बड़े बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंग से बनवाई जाती थी, वहाँ पे अनाजों को फसलों को स्टोर करके रखा जाता था, जैसे कि अगर फूड क्राइसिस आ जाए ना, खाने की कमी हो जाए, तो वहां से लोगों में खाना बांटा जा सके। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आपने इस चैप्टर में जाना फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रशासन के बारे में, साथ साथ कृषि प्रशासन के बारे में। अब अगले चैप्टर में आप जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी न्यायिक प्रशासन के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, है ना, और पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाइए, लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे जाइए और वहां से पीडीएफ ले लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।